अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। कश्मीर इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने है। एक दूसरे पर मैंडेट चोरी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मामला तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम भी दे दिया है। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल के अंदर जब एक कश्मीर के अंदर खासी गर्मी हम देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो मैदान में आते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं गवर्नेंस को लेकर नए सूबों के हवाले से, और एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है उनकी स्टेटमेंट के बाद। मोहसिन नकवी साहब ने निज़ाम हुकूमत के हवाले से क्या कहा था कल, पहले ही आपके सामने रखते हैं। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। ये जो पावर है, ये जो हमें फाइनेंशियल मॉडल है, ये हमें निचले लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ये आपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की राय सुनी, वो जो इज़हार ख्याल कर रहे हैं गवर्नेंस को लेकर। आज DGISPR ने एक ब्रीफिंग जो है बुला रखी थी मीडिया नुमाइंदगान के साथ, उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की और कौम के सामने बहुत सारे मामला जो है वो भी रखे, जहाँ पर DGISPR से भी यही क्वेश्चन हुआ कि निज़ाम हुकूमत और गवर्नेंस के हवाले से मोहसिन नकवी साहब का जो इज़हार ख्याल किया है उस पर इदारा क्या कहता है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी करते हैं, नाम लिए बगैर उनका CDF भी बहुत सारे मामला करते हैं, लेकिन जो निज़ाम हुकूमत है उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया, उनका जवाब आपके सामने रख देते हैं। जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। ये आपने DGISPR को सुना, ये भी मोहसिन नकवी ने जो बयानात दिए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने उसको सेकंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक एग्जांपल दी कि 1972 के अंदर जो यहाँ पे पाकिस्तान में सेंसस हुआ था, मजमूई आबादी जो 7 करोड़ थी और 4 सूबे उस टाइम भी मौजूद थे। आज पाकिस्तान की मजमूई आबादी जो है 25 करोड़ को तजावुज़ कर चुकी है, आज भी सिर्फ 4 ही सूबे मौजूद हैं। तो इंतज़ामी तौर पर उन्होंने वज़न डाला कि यहाँ पे मज़ीद जो हैं सूबे पाकिस्तान में बनना इस टाइम नीड ऑफ द आवर है। और साथ में उन्होंने कहा जी विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि मुल्क के डिफरेंट जो इलाके हैं, साउथ पंजाब हो या इवन बलोचिस्तान के अंदर भी डिफरेंट जगहों पे सूबों के हवाले से बात होती है, हज़ारा सूबे की बात होती है, सिंध की तकसीम की बात होती है, पंजाब के डिफरेंट जो रीजन है उसकी भी तकसीम की बात होती है। तो ये नीड ऑफ द आवर है, नए सूबे जो है वो बनने चाहिए, ये जनाब DGISPR ने कहा। लेकिन इसका फैसला किससे करना है? इसका फैसला सियासतदानों ने करना है, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, जो पंजाब के अंदर हुक्मरान हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनकी जो हुक्मरानी का इलाका है पंजाब में, जो उनकी कह लें कि पूरा जो उनके स्टेक्स हैं, वो उसमें चाहेंगे कि उसमें तकसीम हो, या जनूबी पंजाब या दीगर जो है सूबे यहाँ बन पाए? इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वो कभी भी चाहेगी कि सिंध को तकसीम किया जा सके? बलोचिस्तान की भी ये सूरत हाल है। या फिर जो हुकूमत इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है, क्या वो चाहेगी कि वहाँ पर हज़ारा सूबा या जो वहाँ पर जो डिवीजन के हवाले से बातें हो रही हैं वो हो सकें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि उन्होंने कहा जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ने करना है। तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्या वो इस पूरे मामले पर राय रखते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता है। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और सीनियर कानूनदान भी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और साथ में आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बल्कि आज की ब्रीफिंग के अंदर राना साहब ने बहुत सारे जो हैं वो सवालात भी किए। तो आप चारों मेहमानों का पहले तो वेलकम भी कर लेते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राना साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। क्या जो एक एलीट कैप्चर है जिसकी हमने बात देख ली कि बलोचिस्तान में सरदारी निज़ाम है, सरदार नहीं चाहते कि वहाँ पर मामला जो है बेहतर हो सके, या एक आम आदमी को इक्वालिटी और एक बेहतर ज़िंदगी जो है मिल सके? पंजाब के अंदर हम देख लें तो शरीफ ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है, सिंध में भुट्टो फैमिली जो है उसका इन्फ्लुएंस है और तवील अरसे से वहाँ पर वो रूल करते चले आ रहे हैं। तो क्या ये वाज़ेह मैसेज नहीं है दोनों जो प्रेसर्स हैं, मोहसिन नकवी साहब और आज DGISPR की, कि इंतज़ामी यूनिट जो है वो बनाने चाहिए और सियासतदानों को इस पर सोचना पड़ेगा? देखें, इस सोच पे तो काफ़ी अरसे से बात हो रही है ना। आपको पता है कि मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस, दानिश्वर, आपको पता है कि लोग, कुछ ग्रुप्स, डायलॉग कराने वाले, सारे के सारे ये बात कर रहे हैं। और बहुत पहले ये बात मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम ने कही थी कि डिवीज़न लेवल पे सूबे बना देने चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने कल गुफ्तगू की और जिन लोगों के साथ बैठ के की, तो वो उनको कह रहे थे कि आप पैसे देते हैं
आप करें, और वो मुतालबा कर रहे थे कि हमें पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो जवाब भी पार्लियामेंटेरियंस भी दे रहे हैं, आपको पता है फवाद चौधरी भी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि पहले से भी आप लोग मुख्तलिफ अंदाज से सारे सरमायाकार मौजूद हैं, सेनेट के अंदर तो स्पेशली मौजूद हैं। आपको कैसर अहमद शेख पता है ना, वफाकी वजीर हैं इस वक्त, आपको पता है ना इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बिजनेसमैन है। अच्छा, ये इमरान खान हो, जमाली साहब हों, जनरल मुशर्रफ हों, ख़ुद फील्ड मार्शल हों, ये सारे के सारे इन सब के साथ बैठते हैं। और इनका नुस्खा क्या होता है इन सब इंडस्ट्रियलिस्टों का कि इन्हें रिबेट कैसे मिलेगा, इनको पैसे वापस कैसे मिलेंगे, और जो ये मेरी और आपकी कीमत पे इस दफ़ा 4 रुपये यूनिट दिया गया इन्हें रियायत एक्सपोर्ट के नाम पे कि जी बड़ी compete करना मुश्किल है, वो मुझे और आपके रेट लगा दिए गए हैं फिक्स चार्जेस बिलों के ऊपर। तो ये तो कोई नुस्खा नहीं है ना, ये नुस्खा हर एक को बेचते हैं। वो दाऊद फैमिली है, वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठी थी, फिर यही जो लोग कल बैठे हुए थे हमारे दोस्त हैं गौहर एजाज साहब, ये निगरान वज़ीर थे, बड़े पावरफुल वज़ीर थे, 6-7 वजारतें थी इनके पास, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग आके ये नुमाइंदगी करते रहे हैं। हर हुकूमत में एडवाइज़र भी यही होते हैं, तो कामयाब क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान? तो हमने तजर्बे मार्शल लॉ के भी कर लिए, हमने चीफ एग्जेक्टिव के भी देख लिए, उसमें हमने सदारती निज़ाम नाफिज होते देखा, हमने टेक्नोक्रेसी देखी जनरल मुशर्रफ के 3 साल में, हमने सियासतदानों की देखी। तो अगर आप समझते हैं कि सिर्फ छोटे सूबों की बात गुड गवर्नेंस की कह के, बिल्कुल गवर्नेंस की ज़रूरत है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि सोच लिया है तो उसको कराना है। उसके अंदर 2 वफाकी वज़रा मतलब मोहसिन नकवी के साथ आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल भी बोल रहे हैं, आपको पता है कि अलीम खान भी बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये किन की नुमाइंदगी करते हैं? आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, आप अगर बात करना चाहते हैं अपना निजी बिल ले आएँ, कौमी असम्बली में, सेनेट में आइनी बिल लाएँ। पीपल्स पार्टी की शरीर रहमान के कई बिल सेनेट के अंदर पास हुए हैं। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने पीडीएम दौर में निजी बिलों के साथ यूनिवर्सिटियों का बहुत अच्छा काम किया, प्राइवेट बिल ले लिया। आपको पता है कि यूनिवर्सिटियां फिर क्या कारोबार के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन असल बात थी कि मोहसिन नकवी, जिसे सेनेट याद करता है, जिसे कौमी असम्बली याद करती है, वो खड़े होते, वो एक ब्लूप्रिंट लाते कि जी ये मेरा वर्किंग पेपर है, ये मेरा आइडिया है, ये जो 1 साल से लोग किताबें लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर लाता हूँ, आप इस पर बहस करें, तजवीज़ करें। प्राइम मिनिस्टर से मिलते, जरदारी साहब से वो पिछली रात मिले थे, जिस कल उन्होंने तकरीर की थी उससे 1 रात पहले वो जरदारी साहब से मिले थे। वो कहते कि मैं जरदारी साहब को पेपर दे आया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को पेपर दे आया हूँ, मैं यहाँ ला रहा हूँ, मैं सेनेट। देखे ना, आपको कौमी असम्बली के साथ सेनेट, आपको चारों सूबाई असम्बलियों में जाना चाहिए। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये एक मिनट में एक आखिरी बात कर लूँ, आखिरी हिस्सा इसका कर लूँ। आपको इसको वहाँ से पब्लिक कराना चाहिए। आपने अजहर सदीक साहब बैठे हुए, इनके मुखालिफ ग्रुप को बिठाया हुआ था वहाँ पे तकरीर कराने के लिए, जो आईनी तरमीम में पेश हैं बोन साहब, सबको शामिल करें, सबकी राय लें, फिर आप कहें कि जी ये कोई कंसेंसस बनता है। हमारे पास बल्दियाती इदारे मजबूत करना, ज़िलाई सतह पे उनको आईनी तौर पर हर सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को पाबंद करना कि आप आबादी के लिहाज से जैसे मरकज़ से पैसे ले रहे हैं वैसे ज़िलों को दें, फिर आप गवर्नेंस के मॉडल पे आ जाएं, फिर होगा काम। ये आप जो करते हैं ना कि ऊपर से काम ठीक करना, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चले एक डिबेट जो है वो जनरेट कर दी, और जो काफ़ी अरसे से पूरा आपने तफसीली बताया कि डिफरेंट टाइम पीरियड में इस पर बात होती रही है, एक सेंस पाई जाती है कि नए इंतजामी यूनिट या नए सूबे जो है बनाना इस टाइम ज़रूरी हो चुका है। सिंधु साहब, किस तरह मुमकिन होगा? क्या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर चाहेंगे पंजाब की तकसीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहेगी? सिंध से हमारे जो है हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ, इनसे भी जान लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा। पंजाब तक क्या चाहेंगे आप लोग के तकसीम हो? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। एक तो मैं फुली कोलैबोरेट करता हूँ जो भी हमारे लिहाज सराना साहब ने कहा, मेरे भाइयों की तरह। शायद आपको याद हो 2012 में मैं और मोहतरम हसन मुर्तज़ा साहब, मेरे भाई हैं वो भी, और मैं कभी भी उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करता, ना कर सकते हैं कि जिससे हमारा रिश्ते में कोई थोड़ा बहुत कभी कोई ऐसी बात हो, मोहतरम है। लेकिन हमने तो 2012 में करारदाद पास की थी पंजाब असम्बली से कि सूबे बनने चाहिए और इंतजामी बुनियादों पे बनना चाहिए, ना कि नफरत की बुनियादों पे, ना कि लसानी बुनियादों पे। अच्छा, हमें देखना क्या है? देखना ये है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज DGISP साहब भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको 2 तिहाई अक्सरियत उस मुतलका सूबे से भी और फिर फेडरल लेवल पे। नंबर 1 साहब ने कहा कि आर्टिकल 1 के तहत वफाकी हुकूमत कर सकती है। मैं उनके से भी इख्तिलाफ नहीं करूँ, लेकिन आर्टिकल 1 ये कहता है कि वेयर द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो ये कहता है आर्टिकल जो 1 कहता है, ये मेरे सामने आइन पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जिस तरह राना साहब फरमा रहे थे कि मतलब कल
ताजिर रहनुमा आए हैं, अब वो कहते हैं जी हमें सीटें दे दें, कल को और आएगा हमें सीटें दे दें। भैया आपको इतना शौक है इलेक्शन लड़े तो आपको जीत के आ जाए। उनसे पूछे ना जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, ये क्या करते हैं, किस तरीके से वो आते हैं। दूसरा, सूबे जो हैं वो मतलब अगर तो लसानी बुनियादों पे और इस तरह से जो आमर इलियास राना साहब ने बात की ना, वो बड़ी मजबूत बात है कि आपको बल्दियाती निज़ाम को, जिस तरह स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पे कैंटोन्स होती हैं, यूके है वहाँ पे आपकी होती है कौंसल होती है, इसी तरह डिफरेंट ममालिक है म्यूनसिपैलिटी होती है। अगर आप उनको मजबूत नहीं करेंगे, मतलब एक काउंसलर है या एक नाज़िम है, वो एक पहले ग्रेड का बंदा भर्ती नहीं कर सकता, इख्तियारात कहीं और पे होंगे। ये किसने करना था सिन्नू साहब, ये किसने करना था? देखिए ये सियासतदानों ने, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ने करना था ना। आज तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपका स्ट्रेंथन नहीं हो सका। मुशर्रफ साहब सबसे अच्छा सिस्टम जी निजामी साहब, इसलिए आई एक्सेप्टेड, लेकिन इसलिए नहीं हो सका। होना ये चाहिए कि एक दफ़ा जो भी सिस्टम आता है सारे वो आवे सबके बाहमी इश्तराक से, बाहमी बात से, और फिर वो चलता रहे। ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट नहीं आए तो उसको चेंज कर दे, फिर हम आए तो हम उसको चेंज कर दे। नो, नॉट एट ऑल। वो सेपरेट होना चाहिए। वहाँ पे अमेरिका में या दूसरे जगहों पे लोगों को नहीं पता होता उनका एमएनए एमपीए कौन है। हमने छोटे से छोटा काम लेना हो तो हम कहते हैं हम अपने एमपी के पास जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। ये तो एक जो नाज़िम है आपका या कोई अपना चेयरमैन है जिला काउंसिल का, आप उसके पास जाके ये काम करवाएं। मेन असल में जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है उनकी बात से मैं तो बिल्कुल कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ उसको कहता हूँ कि सूबे जो हैं वो लसानी बुनियादों पर या इंतकामी बुनियादों पर नहीं होने चाहिए। असल में मसला ये है कि जो गुड गवर्नेंस का मसला है कि गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट है। सिंध में एक मिसाल में कर लेता हूँ बात, वहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं या मेयर साहब हैं, इसी तरह पंजाब में हैं, मरकज़ में हैं, पीएम साहब हैं, सीएम साहब, सारे काम करते हैं। मसला ये कि एंड यूज़र जो है वहाँ पे जो बैठा है, कोई एंड यूज़र को क्या दे रहा है, क्या वो अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सकता है? तो जब तक ये चीज़ें ना होंगी, जब तक ये इक्वलिटी, और अगर इसके मुताबिक चलना तो फिर आपको बल्दियाती सिस्टम को जो है वो स्ट्रांग करना होगा। और फिर दूसरे नंबर पर आपको पता है हज़ारा तहरीक चली थी कि सूबा बनाया जाए। बहावलपुर वालों ने, जब हसन मुर्जा साहब को पता है, मेरे सीनियर हैं, कि उस वक्त भी जब वो कहते, बहावलपुर वाले कहते हैं हमारा बनाए, जब हमने बात की सिंध की कि सक्कर का भी सूबा बनना चाहिए, उधर से भी फलां सूबा बनना चाहिए, तो फिर लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अब भी हम कहते हैं कि कंसेंसस सियासतदानों ने करना है। सियासतदान सीनियर किस्म चाहिए, जैसे आमर इलियास राना साहब हैं, आप हैं, दूसरे सहाफ़ी हैं, सीनियर वकला साहब, मेरे भाई हैं अज़ीज़ सदीक साहब, मतलब बिल्कुल ठीक है कि सबको साथ मिला के अब चलेंगे तो फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको जनूबी पंजाब सूबा चाहिए, लेकिन सिंध की तकसीम नहीं चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब, सूबों के हवाले से क्या कंसेंसस हो पाएगा? क्योंकि अब जिस तरह का हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बहस उसका आगाज़ किया, आज DGISPR भी उनको सेकंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लग ये रहा है कि इस मामले में कुछ ना कुछ हिलजुल होगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी होगी सूबों की तकसीम के हवाले से? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपने मुझे मौका दिया और मेरी तर्जमानी भी आपने कर दी। मेरी तरफ से तो जो फैसला था वो आपने सुना दिया कि हसन मुर्तज़ा तो चाहेगा कि जनूबी पंजाब सूबा बन जाए और सिंध की तकसीम ना हो। मेरा तो आपने खुद ही बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई और बात हुई तो मैं उसका, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सीधे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्रेडिट लेते रहे हैं कि उन्होंने सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है। जरदारी साहब गए थे साउथ पंजाब, सिंध बैंक बनाने की उन्होंने बात की, वहां पे अनाउंसमेंट की कि सराइकी सूबा हमने बनाकर रहना है। देखें, बिल्कुल इसी तरह है। हर कौम जो है वो चाहती है कि हमारा सूबा जो है वो अलग हो जाए। यहाँ पे उर्दू बोलने वाले कहते हैं हमारा अलग हो जाए, यहाँ पे पंजाब वाले कहते हैं पंजाबी जो हैं उनका अलग हो जाए, जो सराइकी हैं वो अपना चाहते हैं, जो पोठोहारी हैं वो अपना चाहते हैं। आप इस तकसीम को अगर तो लसानी बुनियादों पे करेंगे, अगर कौमी तासुब की बुनियाद पे करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं। हमारा वफाक पहले ही बहुत कमजोर हुआ है। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सूबाई खुद मुख्तारी दी, सूबाई शनाख्त दी, कौमी शनाख्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18th अमेंडमेंट को तो आज भी लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी हठधर्मी की सियासत नहीं करती। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम इस तजवीज़ को, ये जो डिबेट आज ओपन हुई है कल से, ये काफ़ी अरसा पहले से चहमे गोइयाँ थी कि क्या होने जा रहा है, क्या कौन चाहता है क्या हो, किस वजह से हो। हम यकीनन ये चीज़ अपनी CEC में लेके जाएंगे। हम वहाँ पे इस पे पूरी डिबेट करेंगे और अपनी जमात का जो मौक़िफ़ होगा उसके बाद हम ज़रूर ओपन करेंगे और आपके सामने आएंगे और हम दलील के साथ आएंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कहेगी कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचता है वो तो ना हो, जहां पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचता है वहां पे हो। आज जब पहले ही हम कौम नहीं है, जब पहले ही हम एक हजूम की शक्ल में है, आज बलोची है वो लड़ रहा है, आज पठान है वो लड़ रहा है, सिंधी है वो लड़ रहा है, पंजाब के अंदर भी ये 1-2 डिवीजन के अंदर हालात बेहतर हैं, बाकी पंजाब में भी कोई इतने आइडियल नहीं है। तो हमें इस मौके के ऊपर ही क्यों ये याद आया कि इस डिबेट को भी छेड़ा जाए। तो वैसे मैं ये समझता जिस तरह भी आपने खुद भी कह दिया हसन साहब, आपने इस तरह भी खुद भी कहा कि इस पे पहले भी बात हुई, बल्कि 27वीं आईनी तरमीम के मौका पर भी था कि शायद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस टाइम राजी नहीं थी। फिर इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वफाकी हुकूमत की, यहाँ पे यहाँ जो ताकतवर शख्सियात हैं उनकी, तो शायद अब टाइम मिल गया दोबारा कि इस बारे में आगे चला जा सके। अच्छा भाई, गवर्नेंस मुझे थोड़ी सी बात अगर कर लेने दें जी, तो अगर आप देखें जो जिक्र अभी आप कर रहे थे कि जब 7 करोड़ आवाम थी तो उस वक्त भी इतने सूबे थे, आज 25 करोड़ हो गई है तब भी इतने सूबे हैं। देखिए ये कोई दलील नहीं है कि आबादी बढ़ जाए तो सूबा बना दो। ये कितने लोगों को आईजी के साथ काम होता है, कितने लोगों को चीफ सेक्रेटरी के साथ काम होता है। हमने जब एनएफसी किया, हमने जब 18th अमेंडमेंट की, तो वो एनएफसी के बाद टीएफसी भी होना चाहिए था। वो अगर फाइनेंस, वो पैसा, वो सारा अगर इजला को मिलता, वहां पे डेवलपमेंट होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई राजनपुर से उठ के रोजाना चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को मिलने आम आदमी को आना पड़े। नहीं आएगा वो। उसको अगर उसकी दहलीज पे उसकी तो जरूरियात ही इतनी नहीं है। अभी आपने एक बात की कि यहाँ पे जिस सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया, ये चीज बताई, ये डिबेट ओपन की, तो उसमें लोगों के मुतालबे क्या थे जी कि हमें भी सेनेट में सीट मिले, हमें भी कौमी असेंबली में नुमाइंदगी मिले, हम भी जाएं। भाई यही 22 खानदान तो हैं जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं। कभी किसी ने काश्तकार को बुला के पूछा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो इंडस्ट्री जो वाहिद इस मुल्क के अंदर इस वक्त भी नुकसान में भी जा रही है, इस मुल्क को फिर भी पैसा दे रही है। ठीक है। आज भी मेरा बहुत बड़ा जमींदार कान से पकड़ के तहसीलदार उसे अंदर कर देता है, यहाँ पे किसी दुकानदार को पकड़ के करे ना फिर मानू। यही आज जो अभी आपने 22 खानदानों की बात की है ना हसन मुर्तज़ा साहब, आज जो डीजी ISPR का प्रेसर था उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ सरदार हैं जो बलूचिस्तान में रूल कर रहे हैं, और इसी तरह मुल्क के जो डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट जो फैमिली बड़े बड़े खानदान हैं, एक एलीट जो है ये जनाब वो हुक्मरानी करती हुई नजर आ रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी की वो बात करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आई नीड ओनली 30 सेकंड जी। मैं अजहर सदीक साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि इनको पता है, वो बताएंगे, आई होप कि वो मेरी बात को कोलैबोरेट करेंगे कि अगर आप नए सूबे या इंतजामी या किसी भी लिहाज पे बनाना चाहते हैं तो इस लाइन को आप 7 जगहों से तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हर सूबे का चीफ जस्टिस रहता होगा, गवर्नर रहता होगा, बाकी ठीक है। ये एहसन भून साहब को भी आपने बताया, वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कर सकते। ठीक है अजहर भाई, गवर्नेंस का जो मौजूदा निज़ाम है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो नहीं चल सकता, इसके जरिए मुल्क बेहतर नहीं हो सकता, और आज DG ISPR ने भी उनको सेकंड किया कि नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बनाना होंगे। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दे दूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी अब साबित हो गया। आज मोहसिन नकवी साहब ने वही बातें कह दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाबांगे दहल कहा था। और आज अब इन सब लोगों को जिन्होंने ये कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया या जहां कहीं भी लगाया, बेवकूफ बनाया, वो मानना पड़ेगा उनको। जहां तक बात है ना, ये मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ। आईने पाकिस्तान 1973 जब बना तो उसके सर्टेन प्रॉज एंड कॉन्स थे। सूबे बिल्कुल लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सूबे की अगर बाउंड्रीज बदलनी है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, जो ये मॉडल लेके आ रहे हैं, वो सूबे की बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, यानी बाउंड्रीज इसके हवाले से इंतजामी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो वो इंतजामी यूनिट बनाने में मेरा तो नहीं ख्याल है कोई असला हुआ प्रॉब्लम होगा या कोई इशू होना चाहिए, लेकिन इशू ये नहीं है जो समझना है आपको। यानी चले फर्ज करें जी, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, इंतजामी यूनिट छोटे कर लिए, अच्छा हो गए जी, अच्छा चले सूबे भी बना लिए। जनाबे आला, जो सबसे बड़ी बात है, इस मुल्क का कर्जा कैसे खत्म करेंगे आप? इसका टैक्स रेवेन्यू, वो जगह टैक्स PDL की बजाय कैसे बढ़ाएंगे? गुड गवर्नेंस, अच्छा चले गुड गवर्नेंस से मुराद क्या है? ये 3.5-4 साल का एक कड़ा एहतसाब कर लें आप,
अगर वाकई मुल्क को लेके जाना है आगे। नैब शैब तो सारा तबाही और बर्बादी है। इस 3.5-4 साल में जिन्होंने लूट मार की है, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे ये आगे नहीं हो सकता। ये जो लॉलीपॉप देने वाली बातें ये होती रहेंगी। मैम देखे, जहां तक सूबे बनाने की बात है मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं एक सियासी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आर्टिकल 63A का मैंने केस बहस किया तो मैं हसन मुर्तजा साहब के नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ना हुकूमत आने से पहले 3 वजीर आजम गिरा दिए गए थे। वो क्या कौन था? आए चंद्रीगढ़, नून और एक और थे। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने तय किया कि किसी भी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से नहीं गिराना। आज माफी मांगनी पड़ेगी इनको कि इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से गिराने का, अगर वहां इलेक्शन करा देते उस वक्त, उसी वक्त अगर इलेक्शन करा देते जो इलेक्शन हो रहे थे, तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ता। मैं उससे आगे लेके चलता हूं आपको। जुल्फकार अली भुट्टो साहब आगे, जियाउल हक साहब आगे, जियाउल हक से लेकर और आप आ जाए मुशर्रफ के दौर में, एक आदमी जो आज तक इस सारे निजाम में कसूरवार है, उसका नाम नवाज शरीफ है, जो डिक्टेटर का माइंड लेके आया था। 58 भी आई, तलवारें चली, उसकी अपनी हुकूमत भी गई, 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने हुकूमत बहाल भी हो, फिर चली गई। मैं ये पिछले अप्रैल से कह रहा हूं, अप्रैल के किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं करने, उसकी बात बता देता हूं। जो अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डकैती किया, बाहर बह के क्या किया इन्होंने? निगरान हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन, और तीसरा एक काम उन्होंने चेयरमैन नैब के हवाले से, वो सारा ही इनके गले पड़ा। ठीक है, मतलब आपको शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपकी ये राय जो है लग रही है कि वो भी 5 साल पूरे नहीं करेंगे और हालात भी उस चाले बढ़ रहे हैं, कशीदगी नजर आ रही है। एक बात मैं खत्म कर दूं, एक बात खत्म कर दूं मैं। देखिए जरा समझना इस बात को। यूनुस गिलानी, मैंने पिटीशन फाइल की थी डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, अब जाने की बारी है यार। ये मैं कह चुका हूं, ये बजट आखिरी बजट है। अब अगला मॉडल तय हो रहा है, फिर टेक्नोक्रेट आना है, इसी गवर्नमेंट में से आना है, इसी का या नए इलेक्शन की तरफ जाना। और नए इलेक्शन की तैयारियां जेहन में रख लें। तहरीके अपना तहरीके इंसाफ भी बाहर आ रही है और वोकला भी आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अंदाजा हो जाएगा आपको, और बाकी भी आगे आ रहे हैं। ये कोई जितना मॉडल है, मेरे लिए नया मॉडल कोई नहीं है। आपने तमाम मॉडल करने के बाद आज वहीं के वहीं दायरों में बैठे हुए हैं। आप मुल्क को नहीं चला सकते, आप लोगों के पास कैपेसिटी कोई नहीं है। इन तमाम इन सियासी जमातों के पास ये चेहरे बदलने वाला निजाम अब खत्म होना चाहिए। आपको एक ऐसा निजाम लेके आना चाहिए जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। ठीक हो गया, निजाम की जो मोहसिन नकवी साहब ने जो कल अपनी एक स्पीच में जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जमहूरियत के भी कई मॉडल है। राना साहब, जमहूरियत के कई मॉडल्स की उन्होंने बात की, चंद एक का तस्करा भी आपने भी कर दिया। वैसे सदारती निज़ाम है, डिक्टेटर प्लस पार्लिमान है, उसका प्योर डेमोक्रेसी भी कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी गुजरा है कि मुकम्मल हम देख रहे हैं कि सियासतदानों के हाथ में चीज़ें रही हैं। आज एक हाइब्रिड निज़ाम है, ये तो सारे के सारे डिलीवर नहीं कर पाए। अब नया क्या निज़ाम हो सकता है मुमकिन तौर पर? एक तरफ सूबे बन जाए, छोटे यूनिट्स, और क्या होगा? अभी अजहर सदीक साहब फरमा रहे थे कि चेहरे बदलने से मुसलसल तीसरी हुकूमत में चौथा पांचवा वज़ीर आला है इनका केपी में। ये नवाज शरीफ को करप्ट कह रहे हैं, ओके, इनकी राय है। ये कहते हैं सिर्फ कर लें एहतसाब 3.5-4 साल का। 3.5-4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने सारी अपोजिशन को, हर पार्टी को अंदर करके रखा। क्या एहतसाब किया आपने? आज आप ऊपर तोशाखाना के केस बने, आज आप कहानियाँ ला रहे हैं कि जी गाड़ियाँ लिए, इन्होंने घड़ियाँ ले ली जी, हम पे केस हो गया। भाई आपने केस चलाने थे, फैसले कराने थे ना, सब कुछ आपके साथ भी 1 पेज पे मौजूद था, आप क्यों नहीं कर सके? अब वही दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय ये करें, बात तकरीर करें। इन्होंने क्यों नहीं किया अपने दौर में, जब इनके पास मौका था, सारा एहतसाब करते, सजाएं दिलवाते, फाइनल कराते। इनसे पहले उनको अपने दौर में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, नवाज शरीफ ने अंदर किया, सजा कराई, शहबाज शरीफ को अंदर कर लिया, उनकी सारी पार्टी को कर लिया। क्या आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को ईद वाले दिन हॉस्पिटल के नाम पे पकड़ के जेल में नहीं पहुंचाया था? आसिफ अली जरदारी को नहीं पकड़ा था? क्यों? कौन सा केस है जो इन्होंने अपने दौर में नहीं बनाया, जो ये अब कह रहे हैं कि वो दूध शहद की नहर थी? नहीं, ये सब सियासतदान जब आते हैं इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने सवाल किया कि क्या होना चाहिए, होना यही चाहिए कि पार्लियामेंटेरियंस की मर्जी हो। आप जो विल ऑफ द पीपल के नाम पे, जो मैं समझ रहा हूँ, और कल मैंने कहा था, DGISPR ने आज ये बात कही है, मैंने कल अपने प्रोग्राम में मोहसिन नकवी की बात सुन के कहा था कि ये ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की तरह रेफरेंडम की तरफ जाएंगे आईनी तरमीम की बजाय,
कि जी हम सूबे इस तरह बनाएंगे, नहीं चलेगा काम। जब आप ढकोसला चुनेंगे ना कि जी हम इस तरीके से दाव लगा लेंगे, नहीं चलेगा। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहस करानी पड़ेगी। आपकी 26वीं 27वीं तरमीम हो गई, वह ठकाठक। आप सिस्टम के अंदर बड़ी तब्दीली तभी लाएंगे जब सबको तैयार करेंगे। उसके अंदर आपको पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी। ये नहीं मुमकिन जिसकी एक सूबाई हुकूमत भी मौजूद है, जिसके 100 के करीब अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं, जो पंजाब असम्बली में है, उनके 9 मई को चलाएं, आप फाइनल करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने गुड गवर्नेंस लानी है, तो उस वजीर आला को जिसको कहा गया कि वो गुड गवर्नेंस की बजाय वो ना उसके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होता है, मैं सोहेल अफरीदी की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप कैसे करेंगे? आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, आपको बहस करानी पड़ेगी और खुले दिल से। जिस तरह आप ये टेलीविजन पे शुरू हो गई ना कल के बाद से, इसको पार्लियामेंट के अंदर भी खोलें, वहां बिल लाएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप, और अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले बल्दियात को ठीक कर लें, और वो भी मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में आपको लाना पड़ेगा। आप सूबाई असम्बलियों को लाएंगे, नहीं करेंगे ना, अगर आप ऊपर से लाएंगे नई बात बनेगी। क्योंकि ये नुस्खे जो है ना, ये साबिक गवर्नर वो जनरल मुशर्रफ के साथ 3 साल वजारत लेके बैठे रहे और किताब लिख के और घर चले गए। इमरान खान आए, वो उनके साथ बैठ गए, यही गुड गवर्नेंस के सौदे बेचते रहे। ये वही ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हर एक के साथ बैठते हैं और कोई सौदा नहीं दे सके। ठीक है, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं जनाब के बैठे और सारा मामला, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम बैठने को तैयार होगी और क्या हुकूमत भी चाहेगी कि बानी पीटीआई या बाकी लोगों को इंगेज किया? जैसे वो बैठ कर वो कह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं आपस में कुछ सोच और विचार करें, जिस तरह 26वीं 27वीं यानी तरमीम आई, वैसे 28वीं ना आ जाए। देखिए जी, 28वीं तरमीम तो आएगी, अगर 27वीं आई तो 27 के बाद ऑटोमेटिकली 28वीं बनती है। अच्छा, लेकिन उसमें होगा क्या? वो मुझे नहीं पता, मैं वीओपी आदमी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे इतनी डिटेल्स का पता नहीं होता। लेकिन 27 के बाद आनी जा रही है 28वीं है, आपको 29वीं तो बाद में आएगी, अगर आनी है तो तरमीम तो आएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अजहर सदीक साहब मेरे सीनियर हैं, सारी कॉम्पिटेंट लॉयर, मेरी जाती उनसे हम्बल सबमिशन है कि आप इस गुस्से से बाहर निकल जाए ना अदम-ए-एतमाद वाले से। आर्टिकल 95 क्या कहता है अजहर साहब कि आप आईनी तरीके से इतने % के हवाले से आप अदम-ए-एतमाद ला सकते हैं। उसी तरीके से अदम-ए-एतमाद आया और उनको घर जाना पड़ा। जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, आपके साथ भी वही सारे चेहरे थे जो पीपल्स पार्टी में थे, कुछ नून में थे, सारे आपके साथ चले गए। या तो आपने को बहुत सारा चेंज, अब ये कट्टे कटियाँ, मुर्गे मुर्गियाँ सब चीज़ छोड़ें। अब मैं चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी पार्टी को आर्मी करें, क्योंकि आप एक तो ग्रुप बड़े, पता नहीं किस ग्रुप से बात करनी है, 29 तो ग्रुप बन गए आपके। और अब ये है अजहर भाई के सर के अपना इन सारी बातों को छोड़ के वे फॉरवर्ड अपनाएं। और जो जिस तरह अमर लियाज साहब, राना साहब कह रहे हैं कि अगर हम यूनैनिमसली किसी बात की तरफ जाएंगे और कौम की बेहतरी चाहेंगे, ताकि आम आदमी को तो ज़िंदगी जीने का मौका मिले ना। अगर मतलब मोहसिन नकवी साहब ने तो ये भी कहा बाद में जब बात हुई कि ये जो हुकूमत है ये 5 साल पूरे करके, कि इसका इट डज नॉट मीन कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ चार्जशीट कर दिया। ठीक है, उनकी अपनी राय थी। आज अपना DGISP साहब अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी यही बात की है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है मुल्क की खातर, सबसे पहले कंट्री है, उसके बाद कुछ और है। अगर आप उन्हीं बातों में पड़े रहेंगे, मैं ऐसी उतरवा दूंगा, मैं 15 किलो हीरोइन का राणा सनाउल्लाह खान साहब ने पर्चा दे दिया, मियाँ शबाशी साहब को अंदर कर दिया, बतालिस में हमजा साहब को अंदर कर दिया, मैडम मरीम को अंदर कर दिया, मोहतरमा अपना आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की बहन को चांद रात वाले दिन, ईद वाले दिन पकड़ के ले आए और वो गाड़ी उसमें लाए जिसमें मेल बैठे हुए थे। तो ये थोड़ा बहुत इंसानियत भी होती है, थोड़ी बहुत शर्म और थोड़ी बहुत हया भी होती है। इस तरह से नहीं होगा, अब मिलके करना पड़ेगा। और अगर एक हो रहा है ये बात, जिस तरह के हम आर्टिकल इसको ख़त्म करें, आप सारी बहस को वो डालते जाने। अगर अजहर सदीक साहब आप तो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट लहर हैं, अगर एक सबजुडिस केस है तो हमने तो नहीं किया उसको अंदर, या हमने तो उसकी जमानतें खारिज नहीं की। आपको चाहिए वही बाबा के किसी का यार ना विछड़े या किसी का साकब नुसार ना विछड़े, जो डैम के नाम पे पैसे खा गया, सारा कुछ कर गया। आप भी उस केस में पेश हुए थे जहाँ पे मैं भी था। हमारे 20 वोटों को आपने कहा कि ये नाहल भी हैं, उसने जज ने क्या था उसका नाम, खुशाब वाले, और ये वोट भी नहीं दे सकते। क्या कभी इस तरह से डबल जेपटी होती है, डबल सजा होती है किसी काम में, किसी फैसले में? बंदियालवी साहब, हाँ जी। तो इस तरह से अजहर साहब हमें वे फॉरवर्ड जो है वो देखें, अगर हम कॉमन मैन के लिए सोचेंगे। बाकी ये सारे मुकदमे जो भी है बहुत बनते हैं। यहाँ पे तो लोगों को ना वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया, सजाए मौत दे दी गई, फिर मोहतरमा को लियाकत बाग के बाहर गोली मार दी गई। यहाँ पे क्या किस ने नहीं कुर्बानियाँ दी? अब नवाज शरीफ साहब को आपने खुद कहा कि जो आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो होती है राणा यास्मीन राशिद, शी वॉज वीपिंग इन द कैबिनेट कि नहीं जी उनको लाजमी भेजना चाहिए। और फिर आपकी कैबिनेट ने पास किया ना। आप कहते हैं कि हाई कोर्ट, आप भी उस अदालत में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था,
हाई कोर्ट जस्टिस बाकर नजफी साहब के सीनियर जज थे वो, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भेजा और फेडरल कैबिनेट ने ये फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे। इन बातों का ठीक है, उन्होंने बड़ा हकाइक पे मबनी अगर आप कामरान मुर्तज़ा साहब के हवाले मेरी से बात सुनिए, आज एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है कि वो जनाब मियां साहब के ओपोनेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन आज वो जेल में चले। मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में विल ऑफ द पीपल की बात हो रही है, विल ऑफ द पीपल जानने का और भी तरीकाकार है। ये राणा साहब ने एक तरीकाकार बता दिया, माजी में भी विल ऑफ द पीपल जानी गई है, मतलब डिफरेंट तरीके से। अब ये टाइम है पॉलिटिशियंस के पास कि जनाब वो विल ऑफ द पीपल के मुताबिक जरा बैठ जाएं, कोई कंसेंसस डेवलप कर लें जो बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर। नहीं, देखें, विल ऑफ द पीपल जो कहते हैं, तो जो उन लोगों के नुमाइंदे हैं वो क्या है, उन्हीं के पार्लियामान में ले जाए ना इस डिबेट को, पार्लियामान में डिबेट कर ले। हाँ। वो लोगों की विल ही है। अब ये देखें आप, रेफरेंडम, हम तो रेफरेंडम का नाम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये 84 वाला रेफरेंडम तो नहीं है। क्या तुम इस्लाम चाहते हो? अगर तुम इस्लाम चाहते हो तो फिर हाँ करो, ऐसा रेफरेंडम आप चाहते हैं? ये रेफरेंडम वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बात ठीक है, हम सारों को, सिंधु साहब ने जो बातें की हैं हम इत्तेफाक करते हैं, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, अपना नुक्ता नजर जरूर बयान करें, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे की क़यादतों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन जो बात है वो जरूर करनी चाहिए। अब सिंधु साहब ने प्यार से सब कुछ कह लिया है, उन्होंने अपना पप्पी भी नला लिया है और किसी को कुछ कहा भी नहीं है। साथ भाईजान कहते रहे हैं और साथ फाड़ के हर चीज उनके सामने रखते रहे, आपने फलाना भी पढ़ा। यार ये पकड़न पकड़ाने से निकलें। अगर अजहर सदीक साहब भी ये जो बात करते हैं, हमें इससे आगे जाना चाहिए। अगर आज हम शुरू कर दें जी कि हमारे तो फांसी बहुत लगे हैं, हमारे तो खुद सोजियां बहुत हैं, हमारे तो कोड़े बहुत हैं, तो फिर चीज तो वहां रुक गई ना। आप, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उस तरफ आए, हो गई चीजें, गलत हुई, ठीक हुई, सारों को उस पे बैठ के डिबेट करनी चाहिए। आज अगर कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं ना, गवर्नेंस ठीक नहीं है। अगर आज हमारी गवर्नेंस ठीक होती तो हम कहते हैं कि यार हमारी गवर्नेंस ठीक है, आप अपना करो, हम अपना करें। लेकिन आज हम ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि एक तरफ तो बॉर्डर पे वो गोली खाएं और दूसरी तरफ यहाँ हर चीज करप्शन की नजर हो जाए, तो वो बात भी ना करें। तो देखें, हम अपना आप ठीक करेंगे, अपनी पॉलिटिकल स्पेस गेन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम इसी चक्कर में पड़े रहे कि आज हुआ तो पीएमएलएन को फायदा होगा, कल होता तो तहरीक इंसाफ को होता, परसों होगा तो पीपल्स पार्टी को होगा, तो फिर वो कौन सा टाइम आएगा जब कोई डिसीजन ले सकेंगे? आज हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, ठीक है, उस पे 100% किसी को कोई इत्तेफाक नहीं है ना हो, लेकिन वहां पे नुमाइंदगी तो मौजूद है। ये तो नहीं है कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसके बन रहा था, पार्लियामान है, इसके मैंडेट के ऊपर भी तो सवाल निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको जो है और नहीं कहती है। अब तो आपने भी ओपनली कह दिया, आपकी सियासी जमात ने भी, कि ये चोरी का मैंडेट है, तो फिर उसके ऊपर कैसे मामला आगे बढ़े? चलें एक शॉर्ट सी ब्रेक ले लें, लेते हैं नाज़रीन। मुल्क में इस टाइम रिकंसिलिएशन की जो बात, जिस तरह बिलावल साहब ने तो कश्मीर का कह दिया कि यहाँ पे बैठ के बात होनी चाहिए, इस टाइम वफाक पे भी ये अशद ज़रूरत है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठे। और कई बार हम इस तरह सुन चुके हैं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, माजी के हवाले से बात करो और आगे चलें, क्या ये हो सकता है कि नहीं, इस पर बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे। इसका कश्मीर में बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि सियासी जो स्टेक होल्डर हैं उनको बैठना होगा, जो मुकामी वहाँ की सियासी जमातें हैं उनको भी आफ्टर इलेक्शन जो है बैठना होगा। क्या मरकज़ में भी ऐसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मामला हैं जिस पर जो एक नेशनल कंसेंसस है उसकी बड़ी ज़रूरत है। अजहर सदीक साहब, जिस तरह बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको बैठना होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी निज़ाम की बेहतरी के लिए बैठने के लिए? क्योंकि मैंडेट के ऊपर तो आपके शिकवे अभी भी मौजूद हैं।
आतिल निजामी साहब, सिर्फ 2-3 बातें मैं कर दूं। मैं कोई तारीख का तालिब इल्म हूं, राणा इलियास साहब की सलाह के लिए मैं बताता चलूं। पहले तो बताता चलूं कि केसेस बने थे 1100 अरब के केस, इन्होंने मिल मिलाकर नैब में तरमीम की, वो चैलेंज भी की इमरान खान ने, इन्होंने तबाही बर्बादी की। कोई नहीं बोला उस वक्त, उस वक्त इमरान खान बोला था या हम बोले थे कि ये जो तरमीम कर रहे हैं इसका नुकसान होना है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो बैठ के इन्होंने तरमीम की वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद जितनी कवानीन और ये 26वीं और 27वीं तरमीमी, याद रखिएगा, इन्होंने आइन को दफन कर दिया। वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। मुझे वो याद आता है विंस्टन चर्चिल के अल्फाज, जब हम लॉ कॉलेज में गए थे, उसने किसी ने पूछा बरतानिया पे दूसरी जंग अजीमा क्या होगा, उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं। उसने काम कर रही हो तो बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। और आज याद रखिएगा, आज जहां हम खड़े हैं तो हमारे यहाँ अदालती निजाम, माजरत के साथ, मैं वकील हूं, रोजाना पेश होता हूं, मैं देख रहा हूं सारा जो कुछ हो रहा है जिससे नुकसान होना है। ये 26 यानी इन्हें होश के नाखून नहीं लिए। हमने कहा ये तरमीम मत करें। अब अगली बात की तरफ आ जाए, जो हमारे भाई बता रहे हैं सिंधु साहब, जनाब 26 भाई एक वोट आपने, अब हरे को पता है कि ऑपरेशन रजीम चेंज किसने किया था। आज आंखें बंद कर लें आप कह रहे हैं मैंने भाई वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का पढ़े बैठकर, जब उसने बैठकर उस पर फैसला किया था। और उसके बाद अच्छा वो नाम को नहीं रहेगा, बाबा डैम है यार, फॉर गॉड से 1 रुपया करप्शन में जाया नहीं हुआ। यानी इल्जामात के अलावा और है क्या? ये इन्होंने जो बेवकूफ बनाया कौम को, इन्होंने कहा ये जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म करें, अदालतें अपना काम करें। बता दें क्या इंप्रूवमेंट आई है अदालती निजाम के अंदर, 0.003% था, और उसका नुकसान एक आम आदमी को हुआ है। अब आते हैं अगली बात की तरफ, आप जो चाह रहे हैं। देखिए मैं बरतानिया में हूं ना इस वक्त, जहां ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ ना, नीचे किसी को कोई पता नहीं है। नीचे म्यूनिसिपैलिटी ऐसा काम कर रही है, ऐसा का, और ये मैं कहता रहा, मुझे ये बता दें, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए, इन्होंने कराए, और मैंने कोर्टों में पिटीशनें फाइल की हुई है मुस्लिम लीग नून वालों ने, ये आगे बस स्टांस किया लिया। अभी आप हैरान रह जाएंगे, आज बातें कर रहे हैं। ओ भाई आज भी जेल में रख ले, चले अजहर भाई यही रुक जाए एक मिनट। 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, आप लोगों ने बल्दियाती इदारे माजूल कर दिए, क्या वो ठीक फैसला था? बिल्कुल गलत फैसला था, यही तो मैं बताने लगा हूं। यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब को किसने जेल में डाला? आप लोगों ने भी गलत फैसले किए ना। हमने सीखा है, हमने सीखा है, ना हमने सीखा है, हमने जुल्फकार अली भुट्टो साहब इतने सारे जेल रहे, वो जिन्होंने डाला हिसाब करो उसका। नवाज शरीफ को जिन्होंने बाहर भेजा हिसाब डालो, इमरान खान ने भेजा था उनको बाहर। जो ये सारा निजाम बैठकर लेकर चल रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं। जनाब अली जस्टिस अली बाकर नजीर साहब ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कहा था, हमने कब कहा था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भिजवाएं? फिर हमने उसी निजाम में देखा एक सजा याफ्ता आदमी गया और रेड कार्पेट बिछा। यार ये छोड़ दें, ये दायरों के सरफा में आप रहते हैं। अगर 2022 में इस मुल्क को अभी भी आगे लेके जाना है ना, तो तौबा ताइब करें कि हम किसी डिक्टेटर का साथ नहीं देंगे, किसी ऑपरेशन रजीम चेंज का साथ नहीं देंगे, किसी हाइब्रिड निजाम का। ये सारा हाइब्रिड का निजाम हमारा तो नहीं बनाया हुआ, ये लोग आर्किटेक्ट है। हमारे जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो आगे डिफेंड करते थे। आज देखिए उसको भी कहता था इनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जो मर्जी कर ले आप। मैं कहता हूं आज बैठ में चैलेंज ट्रुथ रिकंसिलिएशन। सिर्फ इतना बता दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आपको करप्शन का कोई केस मिला? बता दे। वो तोशा खाना, यार फॉर गॉड सेक यार, तोशा खाना, यहाँ जो अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट बिछे हैं, जहां बैठ के आपने पैसे आपके पास थे नहीं, आपने इतने काम किए, किसी वक्त ये खुला तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप जाना चाहते हैं आगे, तो जाना चाहने का बड़ा आसान हाल है। मैं एक बात कर दूं, एक बात खत्म कर दूं, बात आगे जाना चाहते हैं ना। आप देखें रेफरेंडम से मसला नहीं होना, असल में तो तरमीम जो आपने बैठ के वो झक मारे हैं, अगर यही तरमीम पहले नहीं आ सकती थी, 18वीं तरमीम के वक्त नहीं आ सकती थी। यस, आपको सूबों की जरूरत है, और उसकी वजह क्या है? ये खानदान छाए हुए हैं, यानी इन्हीं का वजीर आला होता है, इन्हीं का वजीर आजम होता है। जब सूबे ज्यादा होंगे फिर बटेंगे, फिर इन्हें कारकर्दगी दिखानी होगी। मैं खुद हक में हूँ, मैं तो खुद हक में हूँ सूबों के, सूबे बनने चाहिए ताकि कम से कम इनकी इजारादारी खत्म हो, ये जो उन्होंने अपनी स्टेटें बनाई हुई है ये खत्म हो, कोई हिसाब हो। लेकिन यहाँ नहीं होना कुछ भी, यहाँ चूर्ण बेचा जाएगा, करप्शन का चूर्ण बेचा जाएगा। ये सारे करप्शन के केसेस किन्होंने खत्म कराए? ठीक है, मतलब नए सूबे जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस ये है कि नए सूबे बनने चाहिए ताकि जो है नीचे से लोग जो है आकर सीएम लगाया जा सके। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में एक एग्जाम्पल थी, नए सूबे बने और वहाँ पे मजीद इस तरह के चेहरे जो हैं बहसीयत सीएम जो है उनको लाया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। राना साहब, एक तो मुस्तकबिल की मंजर कशी कर दी है उन्होंने कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और साथ में वो अपना वजन डाल रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, क्या कहेंगे इस पे?
मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड में सज़ा किसे हुई है कि जो कौमी खजाने में आने थे वो एक पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट कर दिए गए, वो सज़ा किसको हुई है? बिल्कुल नहीं, राणा जरा साहब नाम गलत लें, बात कर उसका रहे हैं आप। पूछें कि वो कौन है। इसमें मैं सही बताऊंगा। अच्छा, सजा अदालत दे रही है, गलत बात मैं कर रहा हूँ। 190 मिलियन पाउंड का पहले सीधा कौन सी सीधा सजा की बात करप्शन का कर रहे हैं केस है, आपने कैबिनेट से सर, कोई बंद लिफाफे में, भाई अदालत ने सजा दी हुई है, उसके अंदर अंदर है आपके लिए। ये क्या बात हुई? आप उसको इतनी ब्लैटेंटली कह रहे हैं कि जी कोई करप्शन नहीं। मैंने तो आपको सिर्फ एक मिसाल दिया, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, 100% हुई है जी। आपने एक पैसा आना था सरकार के खजाने में, आपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, 190 मिलियन पाउंड अगर करप्शन नहीं है तो फिर आपका म्यार तो कुछ और होगा। मुझे तो फिर आपसे बहस यही करनी, क्योंकि आप वो पाउंडों वाली सरकार के पास मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त आपने खुद बताया कि पाउंडों वाली सरकार के पास आप मौजूद हैं, इसलिए शायद आपको आप वहां पे बैठ के भाई मैं ना उनको लाया ना मैंने भेजा। ये जज्बा, एक मिनट कमाल कर रहे हैं ये आपको अपने पुराने वतीरे पे आ गए। हम तो आपकी बात पे बीच में नहीं बोले। निजामी साहब या ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा, मैं इनके लेवल पे नहीं राणा साहब उतर को मुकम्मल सकता। कर दें, राणा साहब मुकम्मल कर लें प्लीज। देखे ना, एक मिनट में जिस तरह गश खा के गुस्से से उनका थूक निकल रहा है, बात नहीं करने दे रहे। कोई बात है? इन्होंने बात की, हमने सुनी, मैंने जवाब दिया, अपनी बारी पे जवाब दे दे, क्या मसला है इसमें? मैंने तो सिर्फ एक पॉइंट का जवाब दिया। बात यह है कि सूबों के ऊपर हर पार्टी का अलग अलग तजाद है। खुद PMLN ने, आपको पता है, आप मुल्तान से हैं तो भावलपुर के लिए अलग से करारदाद पास हुई है, जनूबी पंजाब के लिए अलग से करारदाद पास हुई है। जो लोग पास कराने वाले हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो नज़दीक नहीं लगते उसके। जब वो कराची में शहरी सिंध की बात आती है तो वो कहते हैं सिंधु न देसूं। भाई ये कैसी बात है? जो हज़ारा वाले बैठे हैं वो अपना सूबा मांग रहे हैं। आपने बात, मैं तो कह रहा हूँ ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू कीजिए, उसके ऊपर दलाइल लाइए। और मुझे ये बताएं कि मेरे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कितने होंगे? हम तो 4 से तंग है ना, कि 4 कैबिनेट है, 4 वज़ीर आला है, 4 गवर्नर हैं, विफाक है। भाई आप हमें अपना खदोखाल बताएं, इंतजामी यूनिट कैसे चलेगा उसका आप बताएं। मैंने तो इसलिए तजवीज़ दी कि आप बल्दियाती इदारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत कर लें, उसके बाद आप इंतजामी यूनिट पे आ जाएं। सब किसी एक लेवल पे ठीक तो कर लेना। पहले आप सबकी राजधानियां ज़िलाई हुकूमतें बना के तोड़ दें, उसके बाद आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन अगर सतही बहस करनी है तो उसका कोई फायदा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर पेपर लाइए, गुफ्तगू कराइए, और चाहे वो अजहर सदीक साहब का 36वां ग्रुप हो, 35वां ग्रुप हो, तहरीक इंसाफ के अंदर हामिद खान ग्रुप हो, अली जफर ग्रुप हो, सलमान अकरम राजा ग्रुप हो, बैरिस्टर गौहर ग्रुप हो। मैंने 4 वकीलों के नाम लिए हैं। इन चारों की कोई एक अलावा राणा साहब तो हर एक की अपनी अपनी राय। ये जात के अलावा नहीं निकल सकते। राणा साहब खुदा रहा यार, ये जात को छोड़ दिया करें। 26वीं 27वीं तरमीम में कितनी बहस हुई है? मैंने पहले बात की थी, बॉन साहब को मोहसिन नकवी ने अपने साथ बिठाया हुआ है कि सिंधु साहब का मसले का हल है ना, कि फाइनल देंगे। राणा साहब, अथॉरिटी बनेगी पार्लियामेंट। आप मुझे 1 मिनट आप लेके जाएंगे। ये सिंधु साहब का मसले का हल है जी, बताएं जी। देखिए, अजहर सदीक साहब, कामरान मुर्जा साहब को अभी लें या मौलाना फजल रहमान के किसी भाई को ले लें, किसी MNA को ले लें। 26वीं तरमीम में आपने उनके कहने पे कि आप वोट ना दें, लेकिन आपने उसमें अपनी मर्जी शामिल की है। डोगर साहब को ले लें मुल्तान पे, आई वॉज इन दैट मीटिंग, आप उसमें एग्री थे 26वीं तरमीम में। अभी ले ले कामरान मुर्जा साहब को, वो भी वकील हैं, आपके भी मेरे मोहसिन है, मेरे भी मोहसिन है। नंबर 1 नंबर 2 एक मिनट कितना एहतराम करता हूँ। मैंने परसों आपकी सालगिरह में मुबारकबाद भी दी पिछले हफ्ते आपको। तो अच्छा, दूसरे नंबर आपका, मेरी बात सुने, ये जो राणा साहब ने बात की है ना 190 मिलियन पाउंड की, वेस्टमिनिस्टर कोर्ट का फैसला है इस पे, जिस पे 3 दफा मल्क के रियाज के बेटों की तीसरी 5 दफा भी पासपोर्ट कैंसिल हुए। वो फैसला, आई हैव द जजमेंट, आई विल सेंड यू नाउ। तो ये प्रोग्राम रख ले, मैं आपको बता दूंगा कि वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने इसमें लिखा कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। अगर ये वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने ना लिखा हो, आई विल रिजाइन फ्रॉम द सीट ऑफ सेनेट। बिल्कुल ठीक है, जो आमर लिहाज साहब कर रहे हैं, मैं मेरे लिए आप भी सारे काबिल एहतराम है। मेरे तो फैब्रिक ही नहीं किसी से, मतलब मुझे आवाज से बात करना। लेकिन अगर वेस्टमिनिस्टर कोर्ट का फैसला ना हुआ तो हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं, मैं आपको जवाब देता हूं अभी आपको। आपने तो पढ़ा मैं देता हूं, आप अभी भेज देता हूं वेस्टमिनिस्टर कोर्ट का फैसला। वो मैंने पढ़ा, मैं अगर आदिल के मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल जवाब दें, जी जवाब दें। अच्छा देखिए, 2 बातें मैं राणा साहब के लिए बताता चलूं। 190 मिलियन पाउंड के अंदर कोई करप्शन नहीं है। पैसा पाकिस्तान में आया, पड़ा है, अलकादर ट्रस्ट में उन्होंने ट्रस्ट बनाने को कहा, ट्रस्ट बना है। ट्रस्ट में पैसे की हर चीज मौजूद है।
बड़ा इल्जाम था जनाब, वो काबीना ने बैठकर फैसला किया या नहीं किया, काबीना के किसी मेंबर को रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया। तो ये पहली तो बात है कि अब जो तरमीम इन्होंने की है ना, उस तरमीम को सामने रखते ये केस नहीं मानता। अब आज 190 मिलियन पाउंड के केस की देखिए, याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चाहे एनसीए में साबित करना हो तो आपको प्रेडिकेट ऑफेंस बताना पड़ेगा करप्शन। मलिक रियाज के खिलाफ कौन सा करप्शन का केस था, कहां सजा हुई थी? वो पैसा वहां गया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी पैसा पाकिस्तान भेज देता हूं, और अल्टीमेटली पैसा उन्होंने वहां भेज दिया। इसमें करप्शन कहां है? आपने नुकसान क्या किया? बड़े अदब के साथ अर्ज करूं, पाकिस्तानी इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी या ये मैनचेस्टर की इकॉनमी शायद आपसे बड़ी हो, जहां बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जाता है, उसको एडवांटेज, यानी मलिक रियाज को बाहर भेज के आपको मिला गया, वो जाके बैरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है, अच्छा मिला गया आपको। मेरा तो सवाल ये है कि आपने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, खुदारा जैसे अभी वो गलत नहीं कह रहे थे लेकिन ये कवानीन भी तो है ना अजहर भाई, कवानीन भी वो बंद लफाफे में उसको यहाँ ना उस टाइम आपकी काबीना के सिटिंग जो लोग थे उन्होंने भी उस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। नहीं, मैंने चूंकि फड़ा हुआ सारा फैसला, मैंने एक चीज देखी हुई है। मुझे बताएं, मुझे सिर्फ इतना बताएं, इन्होंने बड़ा शोर डाला फराह शहजादी के ऊपर के करप्शन कर गई, ट्रांसफर पोस्टिंग, बता दें कोई एक केस, कोई एक केस। मैं तो एक चीज जानता हूँ यार, ये इस दायरों से निकले खुदारा, ये बैठकर अगर खोलना है तो फिर सारा खोले, अगर आगे लेके जाना है आपके पास टाइम था, आप कहते रहे मिसाके मुशत करें, मिसाके मुशत क्या? ये 2 मिनट रह गए, मुझे सिंधु साहब, आमर लियास राना साहब ने जो बात की है, मैंने उनको जजमेंट भेज दी है वेस्टमिंस्टर कोर्ट की, जो अप्रूव्ड जजमेंट है, उसका पैरा नंबर 3 पढ़ लें। और एक मिनट आज़ाद साहब ऐसे ना करें, आज़ाद साहब ऐसे ना करें, सिर्फ पैरा नंबर 3 पढ़ लें। Whilst there has not been a criminal conviction against you, I am satisfied on the balance of the probabilities. You know कि जो probabilities में फैसला होता है वहाँ पे, that you have been involved with corruption and financial commercial misconduct. ये फैसला मेरे पास 190 मिलियन पाउंड का, और मैंने राणा साहब को भी भेजा, आपको भी भेज दिया, अपने चेक कर लीजिएगा। सर मेरे पास है फैसला, ये अमर लियास राणा साहब आप पढ़ लेंगे। अच्छा नहीं लगता ये राणा साहब आपको सही किया, आपको एक आदिल भाई जी आदिल भाई नजर आया, मलिक रियाज ने कौन सा क्लोज करना, राणा साहब कौन सा आपको कौन सा आईपीपी यूनिट बनाया है यार? खुदारा यार, एक प्राइवेट बिजनेसमैन को करप्शन की किया उसने, क्या लूट के खा गया? नहीं मैंने तो बताएं मुझे बैठकर। अजहर सदीक साहब से एक चीज पूछनी है। खान साहब अगर ये सुनते जलसों में जिस तरह वो उनका नाम लेते थे, वो रिकॉर्ड के ऊपर सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं, मलिक रियाज के हवाले से जो कलमा अजहर सदीक साहब वो सारी रिकॉर्ड पे सिर्फ एक बात पूछनी है। नहीं सवाल है अजहर भाई, राणा साहब को सुन ले, मैंने इन्हीं से सवाल करना है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्वेश्चन आया अजहर सदीक साहब को सवाल है, मैंने इन्हीं से सवाल करना है। आपके पास तोशा खाना और भाई इसके अलावा अजहर साहब ही नहीं है। मुझे ये यार आपको फीसें मिल गई हैं वकालत की, छोड़ दें, आप बात कर लें। अजहर भाई एक मिनट रुक ले, राणा साहब आपके एक क्वेश्चन है उनके पास। जी राणा साहब मैं अजहर सदीक साहब की वकालत को सुपरस्टार मानता हूं, लेकिन ये अपने लीडर को सजाओं से नहीं बचा सके। इन्होंने खाया क्या है? ये मुसलसल किसको शो करा रहे हैं कि किसी की भी बात के बीच में बोल पड़ते हैं, अपनी बारी में आराम से बोलते हैं। इनको आज तक ये नहीं समझ आई कि बोलना कैसे होता है। एक टीवी शो है, आपको किसी ने बदनाम किया है, आपका कोई फिर शुरू हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या खाया इनसे पूछे। क्या हमारी भाभी, ये लगता है वो लंदन में है, तो लंदन की हवाओं में थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं अजहर भाई, थोड़ा सा चले। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।